हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन h गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डुबोने में किए गए कार्य WA तथा WB है, तो निम्न में से कौन सा सही है? 31 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा WA लेस देन WB। ठीक है, तो समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन h गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डुबोने में किए गए कार्य WA WB हो, तो यहाँ पे WA लेस देन WB होगा। बर्तन A में जल के प्रवेश करने पर उसका भार बढ़ता जाएगा। फलतः बर्तन A को डुबोने में भार WA का परिमाण WB की तुलना में अधिक होगा। जल के भीतर समान गहराई पर दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण त्वरण। भार वह बल है जिससे किसी वस्तु की पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो लंबवत एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लवन बल कहते हैं। उत्प्लवन बल जो है वस्तु के भार को घटा देता है। यही कारण है कि जल में वस्तु के डुबोने पर वह हल्का महसूस होता। कहता है कि परमाणु संख्या 24 वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी के किस समूह में होगा? 32 का सी। तो देखिए परमाणु संख्या 24 वाला तत्व जो वर्ग 6 में है। ठीक है, क्रोमियम डी ब्लॉक का तत्व है क्रोमियम 24। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम दो उप कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग की संख्या होती है। तथा यह चौथे आवर्त एवं छठे वर्ग का तत्व है। क्रोमियम अपवाह एवं बोरबरी के नियमों का पालन नहीं करता। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा सी, यानी m बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा जो है उत्पन्न आवर्धन m बराबर -1 द्वारा जो दर्शाया जाता है। उत्तल लेंस में 2f1 पर वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ठीक है, जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में 2f1 पर वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है जिसका आकार वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता m होता है v/u। ठीक है, यानी ये होगा h1/h0 यानी -h1/h1 कट के -1 होगा। उत्तल लेंस जो है आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। कहता मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य यह सभी सही है। गलत तर्क का चयन कीजिए। 34 का होगा ए, यानी उन्होंने छोटे आकारों के नमूनों के आधार पर काम किया था। तो उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम एकांकीय आनुवंशिकी गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। मेंडल 3 जो है प्रमुख सिद्धांत दिए हैं: एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने मटर के पौधे के साथ जोड़ी प्रबल तथा अप्रबल गुणों के बीच
जो है संक्रमण कराकर अपने प्रयोगों द्वारा आनुवंशिकी के नियम दिए हैं। ठीक है, और देखिए मेंडल द्वारा चुने गए मटर के पौधों में विपरीत 7 गुण हैं, जैसे पुष्प की स्थिति। ठीक है, तो अब वो पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का रंग, बीजों की आकृति, तने की लंबाई। ठीक है, फली की आकृति और बीज पत्रों का रंग। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? तो विषाणुओं पर। ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता। 1893 में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक M.J. स्लाइडेन तथा जंतु विज्ञानी थियोडोर स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा वंशागत इकाई है। 1855 में जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में मत प्रस्तुत किया है। इस मत के अनुसार सभी कोशिकाएं जो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होता है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद है विषाणु, ठीक है, और थायराइड विषाणु, प्रियॉन, लाल रुधिर कणिका है। अतः एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली जो है प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण इसके बीच का कोण होता है। तो बी ऑप्शन, यानी अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। तो एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण जो है आपतित किरण और जो है निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ठीक है, आपतित किरण तथा एसबी प्रिज्म से अपवर्तन के बाद निर्गत किरण दोनों के बीच कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतन कोण के विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान जो है न्यूनतम होता है, इसे न्यूनतम विचलन कहते हैं। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। प्रिज्म के अंतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार से के समानांतर होती है। प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं। जैसा कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए गलत कथन है सी ऑप्शन। तो उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत जो है विकल्प है कि उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव कहते हैं, इसका कारण है धमनियों का सिकुड़ना। उच्च रक्त जो है प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा धमनी फट सकती है और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो नलिकाओं की दीवार पर दाब डालता है, अर्थात धमनियों की दीवारों को जो है दबाता है। इसी को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब 120/80 mm/Hg होता है। ऊपरी सीमा को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, निचली सीमा को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ताकि एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न होता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? तो देखिए यहाँ पे तो आवर्धन m बराबर है -3, वस्तु दूरी है -1.5। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है v/u, यानी -3 बराबर होगा v बटा -1.5, यानी v बराबर होगा -1.5 -3, यानी 4.5 मीटर। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो उत्तल का आवर्धन m बराबर -3, ठीक है, तो u बराबर -1.5। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा v/u। तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित MPATGM प्रणाली किससे संबंधित है?
तो बी ऑप्शन एंटी टैंक मिसाइल। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा MPATGM प्रणाली एंटी टैंक मिसाइल है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित जो है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और अप्रैल 2024 में DRDO ने घातक ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने हिमालयी क्षेत्र में अभियान के लिए मानव रहित यान को विकसित किया। हाल ही में किस राज्य में लोंगटे महोत्सव की नियसिस जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो 40 का होगा ए अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोंगटे महोत्सव को नियसिस जनजाति द्वारा मनाया गया है। यह जनजातीय त्योहारों में अद्वितीय क्योंकि यह पशु बलि पर रोक लगाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया। विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया गया? तो सी ऑप्शन भारत। तो भारत में विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया है। यह हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल की शुरुआत किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ठीक है, फिर है कि यह सिस्टम को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में इलाज के लिए तैयार किया गया। नेक्स्ट है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धकता रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान तो 8वां। तो दिसंबर 2023 में 42 का होगा ए 49 होगा। तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान 49वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत 8वें स्थान। दिसंबर 2023 में किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन सुरेश रैना। तो 2023 में क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। अगस्त 2023 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। शुभमन गिल को फरवरी 2024 में पंजाब सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के स्टेट आइकन के रूप में चुना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोहम्मद शमी को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया। पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी शीतल देवी को दिव्यांग श्रेणी में लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया। हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? 44 का भी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। गोल्ड रिवर के नाम से मशहूर सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो तिब्बत हिमालय से निकलकर अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना को दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में 1897 में स्थापित किया गया। हाल ही में खबरों में रही आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? 45 का है शतरंज। तो हाल ही में खबरों में रही आर वैशाली
शतरंज खेल से संबंधित है। दिसंबर 2023 में भारत की जो 84वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब आर वैशाली ने जीती है। भारत की पहली जो महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी बनी है। कोनेरू हम्पी जो है हरिका द्रोणावली के बाद आर वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर खिताब विजेता बनी। दिसंबर 2023 में तमिलनाडु को पीछे कर कौन सा जो है राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? 46 का होगा सी, उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2023 में तमिलनाडु को पीछे कर उत्तर प्रदेश राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य महाराष्ट्र। कहता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया है? तो भारत सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में चला। भारत सरकार की सदस्य सरोजिनी नायडू भी जो है इसमें भाग लेने गई। इनमें इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। मदन मोहन मालवीय जो राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी जो SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। कहता निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? 48 का बी आर अम्बेडकर लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 12 नवंबर 1930 से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसमें 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। फिर है कि इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री एम.जे. मैकडॉनल्ड ने की। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक पर आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे तथा लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। हिंदुओं में दलितों को बांटने के प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न होने के कारण गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में छोड़कर स्वदेश वापस आए। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तीसरी गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की। बेगम हजरत महल का नाम जो वास्तविक महमूदी खातून थी। तो बेगम हजरत महल का वास्तविक जो नाम है ये मोहम्मदी खातून थी। बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद जिसका घंटा घर के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। फिर देखिए 1857 क्रांति में दिल्ली में नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर और बख्त खां सैन्य नेतृत्व। फिर कानपुर में नाना साहब, ठीक है, धोंदू पंथ, तात्या टोपे। उसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था।
कहता है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी? सी ऑप्शन जॉर्ज पंचम। तो दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला जॉर्ज पंचम ने रखी। वायसराय हार्डिंग टू के जो कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत 1911 में आया था। 12 दिसंबर 1911 में जो है दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। ठीक है, वायसराय हार्डिंग टू के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम महारानी मेरी को भारत आमंत्रित कर दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। फिर एक केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली का डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने किया। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? सी ऑप्शन बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्रों का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका के द्वारा ढाका में किया गया था। 1907 में मुस्लिम लीग का विशेष वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर मुस्लिम लीग की अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। इन्हें 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों के द्वारा प्रदान किया गया। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया था। 16 अगस्त 1946 उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री एस सुहरावर्दी था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। और असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? 52 का ए। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में हुई। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। चोरी चोरा कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर बाल कृष्ण शिवराम मुंजे ने प्रस्तुत किए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखी, यह निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज छोड़ दिए, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की? सी ऑप्शन डेविड हेयर। तो डच निवासी डेविड हेयर ने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। राजा राम मोहन राय ने डच घसी साज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में 1953 में हो गई। राजा की उपाधि राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? 54 का सी अल-बरूनी। तो किताब उल हिंद यात्री एवं विद्वान अल-बरूनी की कृति हैं। अबू रेहान अल-बरूनी 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए। अल-बरूनी लगभग 10 वर्षों तक पंजाब में रहकर भारतीय धर्म, दर्शन, पुराण आदि का अध्ययन किया। अल-बरूनी भारतीयों में संकीर्ण मानसिकता के बारे में लिखी।
अलबरूनी ने बताया कि भारत में जाति प्रथा का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने से नीचे एक जाति को खोज लेते हैं। अलबरूनी का कहना है कि भारत में जाति प्रथा को स्वीकार किया गया है। किताबुल ए हिंद पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा है। बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया है। बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ है। इब्न बतूता मोरक्को निवासी हैं जिन्होंने रेहला नाम से पुस्तक लिखी है। कहता है कि किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। यह वन मुख्यतः भारत, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी ब्राज़ील एवं मध्य दक्षिण पूर्वी अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क 2 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। इन वनों में मुख्यतः साल, सागौन, नीम एवं शीशम जैसे पौधों की बहुलता होती है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सर्प सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। टैगा वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती। अरुण, वरुण और तमूर नदियां खालिस्तान नदी प्रणाली का हिस्सा है। 56 का सी कोसी। अरुण, वरुण, तमूर नदियां कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई धाम चोटी के उत्तर में स्थित है। बिहार का स्रोत कोसी नदी को कहा गया है। कोसी नदी को महाभारत में कोसी नदी के नाम से जिक्र किया गया है। कोसी परियोजना के लिए भारत नेपाल के बीच औपचारिक रूप से समझौता 1954 में किया गया था। बांध 1858 से 1662 के बीच कोसी नदी पर बनाया गया था। गोदावरी की सहायक नदी सबरी, मंजीरा, ठीक है, पूर्णा, वर्धा आदि हैं। कृष्णा की सहायक नदी मूसी, तुंगभद्रा, ठीक है, कोयना, घाटप्रभा आदि। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग जो किन सागरों को जोड़ता है? 57 का ए भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल नासिर के द्वारा 1956 में किया गया। इस नहर का निर्माण कार्य यह 1859 से 1869 के बीच हुआ। इस नहर को आधिकारिक रूप से नवंबर 1869 को खोला गया। ठीक है, ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। कील नहर, ठीक है, कील नहर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। ठीक है, पनामा नहर कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ए ऑप्शन यानी 2010। तो भारत में राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसी किसी अधिकरण की स्थापना की गई। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि खालिस्तान भारत की प्रथम रेलवे जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। कोलकाता मेट्रो भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। 1972 में मेट्रो योजना बनाया गया जो 1975 में अमल में आई। दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेलमार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई। केरल राज्य में शुरू की गई कोच्चि जो है कोथड द्वीप का मेट्रो परियोजना देश की प्रथम जल मेट्रो परियोजना है। ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है।
कहता भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो विवर्तनिक भूकंप। तो भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। प्लेट विवर्तन सिद्धांत हेरी हेस ने दिए थे। प्लेट विवर्तन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की यह वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। प्राथमिक यानी पी तरंग। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। पी तरंग ये अनुदैर्घ्य तरंग है। और द्वितीय तरंग एस तरंग। यह तरंग ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। एस तरंग जो है ठोस माध्यम से गुजरती है, जबकि पी तरंग यह पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजरती है। और सतही यानी एल तरंग ये जो है ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजरती है। कहता कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का एवं रूस के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। डोबर जलडमरू मध्य उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर से संबंध है। और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से संबंध। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी जो अधिकांशतः पाई जाती है? बी ऑप्शन नवीन जलोढ़। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। ये मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। मिट्टी का अध्ययन पेडालोजी कहा जाता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके 2 भुजाएं इतना है और परिमाप इतना है। तो यहाँ से तीसरी भुजा निकाल लीजिए। तो थर्ड साइड जो होगा ये होगा 42 - 18 - 10 यानी ये आ जाएगा 14। एस बराबर होगा 42/2 यानी 21। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 21 S × S - A। 21 - 18 21 - 10 और 21 - 14 यानी 7। फाइनली ये हो जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये कहता यदि नंबर ऑफ ए इतना है, नंबर ऑफ बी इतना है, तो कहता नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटू पी ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए है कितना? 2, नंबर ऑफ बी है 4 यानी 2 के पावर 8। ये ऑप्शन 400 और 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 400 और 430 के बीच अभाज्य संख्या होगा 401, 409, 419, 421। तो 1, 2, 3, 4 समीकरण इतना बराबर इतना के मूलों की प्रकृति इनमें कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे b² विवेचक निकाल लीजिए। तो विवेचक d बराबर b² - 4ac। b² इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x² - 3x - 10 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से विवेचक यानी b² - 4ac बराबर 0 यानी ये आ गया कितना? 49 यानी d > 0। ठीक है,
यानी मूल वास्तविक और असमान होंगे। पता है कि इतना इतना का लघुत्तम समाकोण 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, 0.175 दशमलव रहेगा नीचे में 1000, ये होगा 7/40। तो कहता है एलसीएम तो होगा अंश का लॉसो यानी 35 हर का औसत यानी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35/2 17.5। नेक्स्ट कहता है कि 60 रुपये में 10 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 40% का लाभ प्राप्त होता है। पेन का क्रय मूल्य, तो एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? एक पेन का क्रय मूल्य होगा 7/10। ठीक है, एक पेन का क्रय मूल्य होगा 7/10, क्योंकि 7 रुपये में 10 पेन बेचने पर इतना का लाभ होता है। तो पेन का क्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 7/10। यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य 100/140। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी कितना होगा 1/2 यानी 0.50 एप्स। तो कितना होगा? नेक्स्ट है कि नीचे 900 व्यक्तियों का जो है संचयी आवृत्ति से कम प्रकार दिया गया है। प्रत्येक की आयु 30 वर्ष और उससे अधिक है। बहुलक कथा ज्ञात करने की, तो यहाँ से देखिए, यहाँ कर है से कम प्रकार, तो ये हो जाएगा 40 है, तो ये आयु हो जाएगा 30 से 40, 30 से 40। ठीक है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, और इतना तो बहुलक वर्ग होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग है 50 से 60। यहाँ पे देखिए 650 से 50 से 60। तो बहुलक होता है L + FM - F1/2 FM - F1 - F2 इंटू में H। ये इस पर रख दीजिए, तो L हो जाएगा कितना 50 प्लस यहाँ हो जाएगा FM होगा 400। ठीक है, तो FM यहाँ से निकाल लीजिए, तो FM जो हो जाएगा आपको, इसको ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120, यहाँ व्यक्तियों की संख्या 120, 130। ठीक है, फिर 400, 400, फिर यहाँ 200, 200, यहाँ हो जाएगा 50। ठीक है, 50। अब यहाँ पे आप यदि गौर करें तो यहाँ FM होगा 400, F1 होगा आपको 130/4 दूनी 800 माइनस 130 माइनस 200 इंटू में H हो जाएगा कितना 10। 50 और 60 का अंतर 10, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 55.7 VF। देखिए कहता है एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20, 25 बच्चों, ठीक है, 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और उन्हें बराबर लड्डू वितरित किए गए तो 3 शेष बच जाते हैं। ठीक है, लड्डुओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो सबसे पहले इसका लॉसो निकाल लीजिए। ठीक है, तो लॉसो लीजिएगा तो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, यानी इसको मान लीजिए 100 के, तो 100 के और 3 शेष बच जाता है -3। ये जो है 27 बच्चों में बांटना है तो 27 से विभाजित होगा। ठीक है, 27 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे यदि के का मान 3 लेते हैं तो 300 में से 3 गया कितना होगा 297, जो 27 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी संख्या होगा 100 × 3 यानी 300 हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक